वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे BA पार्ट 2 पेपर 3। टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और यह आप जान लें कि 2 औद्योगिक नीति 1948, 1956, 1951। तो यह एक ट्रिक बहुत ही परीक्षार्थियों के लिए है। बेसिक औद्योगिक नीति 1948 जरूर है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से 1956 और 1991 औद्योगिक नीति आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और महत्वपूर्ण भी है। इसलिए दोनों से अल्टरनेट क्वेश्चन करीब करीब पूछा जाता है। इसलिए आज की जो कक्षा होगी आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी कक्षा होगी, और आप इसको ध्यान से आप सुनेंगे। और इसमें आज बेसिक जहां से हम शुरुआत करेंगे 1948 की जो औद्योगिक नीति है, इसके पृष्ठभूमि, इसकी भूमिका पर हम परिचर्चा करेंगे, ताकि आप इसके बाद जो बातें बताई जाए, पढ़ाई जाए, उसे आप समझ सकें। छात्रों, करीब 150 साल पूर्व राष्ट्र पर दूसरे का शासन था, और यह प्रथम औद्योगिक नीति जो अभी बोर्ड पर दर्शाया जा रहा है 1948, तो यह प्रथम औद्योगिक नीति के नाम से जाना जाता है, जिसमें आजादी मिली। और उसके पूर्व जो शासन व्यवस्था जो था, ऐसी बातें नहीं थी कि उसके पहले उद्योग का महत्व नहीं था, बल्कि उसके पहले भी उद्योग और इकाइयां, उद्योग के भिन्न इकाइयां कार्य करती थी। लेकिन उस समय के उद्योग और इकाइयों का जो स्थापना हुआ था, उसका उद्देश्य, उसका प्रभाव राष्ट्र हित में न होके, बल्कि जिसका शासन था उनके अनुकूल वो उद्योग और धंधों की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से जब आजादी प्राप्त हुई, तो अर्थव्यवस्था के मुख्य भूमिका में या देश के विकास में या बेरोजगारी दूर करने के संबंध में, गरीबी को नियंत्रित करने के संबंध में यह बातें उभर कर सामने आई कि इसका अगर एकमात्र विकल्प है तो वह उद्योगों का विकास करना, नए नए उद्योग को स्थापित करना, एक स्वस्थ औद्योगिक नीति का गठन करना, वगैरह वगैरह। और उसी पर एक अर्थशास्त्री ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक नदी में न्यूटन के गति के नियम को स्पष्ट किया कि किसी पत्थर को फेंका जाता है तो उससे तरंग जो प्रवाहित होते हैं वह अद्भुत चमत्कारी होता है। तो उसी तरह से इसी का एग्जाम्पल देते हुए उनका विचार था कि हम लोगों को एक स्वस्थ औद्योगिक नीति का गठन करना चाहिए, ताकि विकास और भविष्य की कल्पना राष्ट्र हित में, समाज हित में किया जा सके।
उस समय जबकि कृषि प्रधान देश होने के बाद भी कृषि भी डिपेंड होती है उद्योग से, और उद्योग पर ही वो भी आधारित होते हैं। छात्रों, औद्योगिक नीति का गठन करने के पूर्व बहुत सारी विघ्न बाधाएं थी। बहुत सारे विघ्न बाधा के रूप में बहुत सारे प्रतिबंध थे। जो आज हम फ्री इकोनॉमी की चर्चा करें, उदारीकरण की चर्चा करें, वैश्वीकरण की चर्चा करें, ये सारी बातें उस समय समस्या, विकराल समस्या के रूप में खड़ा था। और दूसरा, जो औद्योगिक नीति बनाने के लिए जो प्रेरणा मिला अपने देश को, वह यूएसएसआर, सोवियत रूस विश्व महान मंदी के फलस्वरूप जो उद्योग धंधा का जो स्थापना हुआ और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी वहां बनी, उसका विकास और प्रारूप देखने के बाद जब देश आजाद हुआ तो उस समय मित्र देश के रूप में रूस हिंदुस्तान का नंबर 1 पर था, और सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक नीति बनाने में ही नहीं, बल्कि और नीति के फलस्वरूप नए नए उद्योग, कल कारखाने स्थापित करने में भी रूस की महत्वपूर्ण भूमिका हुई। जैसे हिंदुस्तान में एग्जाम्पल के रूप में मैं देना चाहूंगा कि उसी का परिणाम था कि बृहद उद्योग के रूप में रांची का एचईसी जो प्लांट था, जो आज करीब वो रुग्ण अवस्था में, वो बृहद उद्योग की श्रेणी में जो आता है, रुग्ण अवस्था में है, लेकिन वह नए नए उद्योग स्थापित करने, उद्योग को विकास करने में एक मित्र देश होने के नाते सहायता के रूप में जो भूमिका प्रदान की रूस ने, उसका जीता जागता उदाहरण आपको एचईसी देखने को रांची में मिलेगा। तो इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस तरह से यह उदाहरण स्वरूप या व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हुआ कि अगर कल कारखाने और उद्योग की स्थापना की जाएगी तो राष्ट्रीय आय की तो प्राप्ति होगी ही, साथ ही साथ बेरोजगारी, बेकारी और इस समस्या से भी निजात हम पार पाएंगे। छात्रों, जबकि कृषि जो यह भी जो मुख्य साधन है आय के, यह भी डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है, कृषि वर्ग, कृषि से उत्पादित वस्तुएं भी डिपेंड करती है लघु से लेके मध्यम व बृहद पैमाने की उद्योग पर। यानी ये दोनों व्यवस्था एक दूसरे के पूरक हैं। तो छात्रों, इस तरह से प्रथम औद्योगिक नीति जो बनाई गई उसको हम जानते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति जो बनी है वो 1948 और पुनः 1956 की औद्योगिक नीति बनी। वैसे उस समय की जो नियमावली थी, उस नियमावली में यह
प्रावधान किया गया कि जो भी एक बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन जाएगी उसकी हर एक 10 साल के बाद समीक्षा की जाएगी और जो उसमें परिवर्तन करने योग्य बातें होगी या जिसकी आवश्यकता महसूस की जाएगी उसके अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो इस तरह से हर एक 10 साल के बाद औद्योगिक नीति की समीक्षा करने का 1948 की प्रथम औद्योगिक नीति में ही यह प्रावधान किया गया। लेकिन आप कह सकते हैं कि 1948 के बाद 10 साल पूरा होता है 1958, लेकिन दूसरी औद्योगिक नीति 1956 ही बनी और फिर जो है कि नहीं आपके कोर्सेस ऑफ स्टडी में जो दिया हुआ है वह 1951। लेकिन आज भी 10-10 साल का जो रोटेशन है, आज भी 10-10 साल का रोटेशन इसका चल रहा है। तो छात्रों वो पूर्व में भी जैसे मध्यावधि चुनाव हो जाता है तो उसी तरह से 1948 की बेसिक औद्योगिक नीति बनी, लेकिन 6-7-8 साल के अंदर ही यह महसूस किया गया कि अगर 48 वाली औद्योगिक नीति की समीक्षा करके अगर इसमें आमूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो और विकास की जो परिकल्पना जो किया जा रहा है, चाहे अधिकतम उत्पादन की जो परिकल्पना की जा रही है वह विलंब हो सकता है। इसलिए और आमूल परिवर्तन करने के फलस्वरूप के उद्देश्य से ही 10 साल के पूर्व 1956 में ही औद्योगिक नीति, दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। लेकिन आपके सिलेबस में जो 3 औद्योगिक नीति दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि यही बेसिक है, यही 3 औद्योगिक नीति का मेन बेस है और इसमें स्थिति, परिस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन करते हुए यह 3 औद्योगिक नीति को ही सिलेबस में पढ़ाई के दृष्टिकोण से इसको रखा गया, चूंकि इसे जानने योग्य, जानकारी प्राप्त करने योग्य बातें हैं, चूंकि इसमें भिन्न भिन्न तरह की आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। इससे स्पष्ट यह हुआ कि अपने स्थिति, परिस्थिति, समय के अनुकूल जो चेंजिंग किया गया है उसका जब भी हम अध्ययन करेंगे कि तो पीछे के औद्योगिक नीति का दूसरे के औद्योगिक नीति में क्या परिवर्तन हुआ उस पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग यह अपने क्लास की, कक्षा की जो बातें हैं हम लोग सिर्फ हमने आज इंट्रोडक्शन दिया, यह भूमिका रही कि औद्योगिक नीति की स्थापना किस परिस्थिति में, क्यों, कैसे किया गया और कालखंड के आधार पर यह औद्योगिक नीति जो बनी है उस औद्योगिक नीति में ये 3 ही औद्योगिक नीति को पढ़ना है, जबकि हर एक 10 साल के बाद औद्योगिक नीति की समीक्षा की गई है और थोड़ा बहुत परिवर्तन करके वो औद्योगिक नीति के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिसमें ज्यादा परिवर्तन किया गया उसको हम लोगों को गहन अध्ययन करना है, जो आपको बोर्ड पर दर्शाया गया है। तो आज हम लोग की कक्षा में और बारी बारी से 1948 के औद्योगिक नीति में क्या प्रोविजन था, उसको ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये सारी बातें हम लोग शुरू करेंगे और कंपैरेटिवली जब इसके बारे में जब हम लोग जाएंगे तो यह जानने का प्रयास करेंगे कि 1948 की औद्योगिक नीति में क्या क्या कमियां थी कि 1956 की नीति में और 1956 की औद्योगिक नीति में कौन किस किस बिंदु पर क्या परिवर्तन किया गया उस समय के परिस्थिति को देखते हुए।
और इसी तरह से 1991 की भी औद्योगिक नीति के बारे में हम लोग इसमें और उसमें क्या अंतर है और आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या भूमिका है उसके बारे में हम लोग अध्ययन चर्चा हम लोग करेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग क्लास में इतना रहने दें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बारी बारी से एक एक औद्योगिक नीति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।